नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत की इस ज्योग्राफी की श्रृंखला में हमने भारत के परिचय को क्लियर किया है और भारत के भौतिक स्वरूप पढ़े हैं। और आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियां पढ़ेंगे, यानी भारत के तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, भारत की ज्योग्राफी में तीसरे पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, नदियाँ। अब देखिए, नदियाँ जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप एक बात ध्यान रखेंगे, नदियों में हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, अब क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप ध्यान से देखेंगे और फिर नदियाँ स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए आप देखिए, एक बात ध्यान रखनी, जैसे ये पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है। क्या है? पर्वत श्रेणी है। ये क्या है? पर्वत श्रेणी है। ठीक, और इस पर्वत श्रेणी में, ठीक है, यहां से मैं एक पॉइंट लेता हूं। ठीक है, यहां से मैं पॉइंट लेता हूं। ठीक है, ये मैं लेता हूं उद्गम। ठीक है, एक पॉइंट लेता हूं मैं उद्गम। ठीक है, और इस उद्गम से, देखिए आप, इस उद्गम से मैं एक पॉइंट लेता हूं उद्गम, और इस उद्गम से मैं क्या करता हूं, यहां से एक नदियां प्रारंभ करता हूं। आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ से उद्गम से जब कोई नदी आ रही है, यानी जब नदियाँ आ रही है, किसी प्रवाह की बात मैं करूँ तो मैं यहाँ एक बात करता हूँ, किसके? देखिए, मैं बात करता हूँ उद्गम के बाद में अपवाह की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? अपवाह की बात करता हूँ। एक बात में, अपवाह का मतलब क्या हुआ कि एक जल की निश्चित धारा, जल की निश्चित धारा। अब आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझेंगे। जल की निश्चित धारा को हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे नदी आगे जाएगी और किसी सहायक नदियों के साथ में साथ मिलेगी, ये देखिए आप, इसमें ये क्या मिल रही है? सहायक नदियाँ मिल रही हैं। ठीक है, ये क्या है? सहायक नदियाँ है। ये क्या है? सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ये तो नंबर में एक देता हूँ, एक नंबर। ठीक है, इसकी मैं बात करूँगा यहाँ पर, इसको हम नाम दे देते हैं अपवाह, अपवाह तंत्र। जहाँ पर सहायक नदियाँ मिल रही हैं उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। कैसे नदियाँ जा रही थी, ठीक है, एक देखिए, उद्गम से नदी जब निकल रही है पर्वत श्रेणी से, वो एक जल की एक निश्चित धारा क्या कहलाई? अपवाह कहलाई। जल की एक निश्चित धारा क्या कहलाती? अपवाह कहलाती। फिर उस अपवाह क्षेत्र में अगर किसी जाल बन जाता है, किसी नेटवर्क का निर्माण हो जाता है, यानी कि सहायक नदियों के द्वारा नेटवर्क बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आगे, जैसे अब ये आगे वाले क्षेत्र में बात करूँ, देखिए आप, आगे एक में बात करूँगा सी नंबर, एक होता है अपवाह, एक होता है अपवाह बेसिन, एक होता है अपवाह बेसिन। सर, अपवाह बेसिन क्या होता है? ठीक है, यानी धरातल के ढाल के अनुसार कोई नदी बह रही है। धरातल के ढाल के अनुसार कोई नदी बह रही है, वो क्षेत्र क्या है? अपवाह बेसिन है। अगर कोई ढाल है, उस ढाल के अनुसार अगर कोई नदियाँ बह रही है, जिस ढाल के अनुरूप बह रही हैं, ठीक है, नदियाँ अपना जल ग्रहण करती हैं और ढाल के अनुरूप बह रही है, वो क्षेत्र क्या है? बेसिन में आ जाता है। पूरा क्षेत्र जहाँ से जल ग्रहण करती है, ठीक है, और फिर नदियाँ आगे बहने लग जाती है, वो पूरा क्षेत्र क्या है? अब बेसिन में आता है। ठीक है, फिर एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? फिर देखिए, या मैं एक कंडीशन देता हूँ, या तो नदियाँ क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाएंगी। एस्चुरी का मतलब नदमुख बनाएंगी। या तो नदियाँ क्या बनाएंगी? नदमुख बनाएंगी। ठीक है, नदमुख बनाएंगी, या नदी क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। या नदी क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो नदमुख का मतलब तो ये हुआ कि जब कोई नदी, ये देखिए, कोई ये दो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये कोई पर्वत श्रेणी है, ये देखिए आप, ये कोई पर्वत श्रेणी है और ये कोई पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और वो ढाल से कोई नदी बह रही है, ढाल के अनुसार कोई नदी बह रही है, ये देखिए आप, ढाल के अनुसार कोई नदी बह रही है।
ठीक है। तो ढाल की ये पर्वत श्रेणी है और ये भी क्या है, पर्वत श्रेणी है, और यहाँ ढाल में कोई नदियाँ बह रही है, नदी, और ये ढाल के अनुसार बहती है, और इसे इतना ढाल है कि यहाँ पर इसे डेल्टा बनाने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा के लाती है स्पीड से, और डायरेक्ट आती है और अपने मुहाने से किसी खाड़ी या सागर में गिर जाती है, तो अपने साथ में क्या लाती है, कंकड़ पत्थर लाती है। ये कंकड़ पत्थर अपने साथ में कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देती है आगे तक। ठीक है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, एस्चुरी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, नदमुख कहलाता है। वो क्षेत्र क्या कहलाता है, नदी अपने साथ में ढाल के रूप बहती हुई कंकड़ पत्थरों को साथ में लाके जमाव कर देती है, यानी उसे डेल्टा बनाने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, यानी अगर ढाल थोड़ा कम हो गया तो नदी पानी धीरे चलेगा, और पानी धीरे चलेगा तो वितरिकाएं कटेंगी, और कटेंगी साथ में एक डेल्टे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। जो पर्वत श्रेणी से डायरेक्ट निकली बीच में एक घाटी के रूप में बह रही है और सीधा जाकर मुहाने का निर्माण करती है, डायरेक्ट मतलब डेल्टे का निर्माण नहीं करती, वो नदी क्या कहलाती है, तो वो नदी क्या करती है, नदमुख का निर्माण करती है। इसे हम एस्चुरी भी कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखेंगे, विश्व में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण कौन करती है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। विश्व में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी करती है। विश्व में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है सेंट लॉरेंस। ये सेंट लॉरेंस कहाँ बहती है, यूएसए में। और भारत में सबसे बड़े भारत की अगर मैं बात करूं, भारत में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण कौन करती है, तो आप बताएंगे सर नर्मदा नदी करती है। मेरा कहने का मतलब यही है, आप इतना ध्यान रखें, किस नदी को ढाल के अनुसार बह रही है और उसे डेल्टा बनाने का मौका ही नहीं मिलता है। डेल्टा तो कब बनता है, जब नदी धीरे धीरे आगे बहे, उसका ढाल लास्ट जब मुहाने पर जाती है तो उसका ढाल कम हो जाता है, तो मिट्टी का कटाव करती है साथ में और अलग अलग वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, वो डेल्टा बनता है। अब उसे डेल्टा बनने का मौका ही नहीं, वो ढाल के अनुसार डायरेक्ट आ रही है, समझ पा रहे हो, अब डायरेक्ट आ रही है और कंकड़ पत्थरों का जमाव कर रही है, तो वो क्या है, एस्चुरी है। और विश्व में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण कौन करती है, तो आप बताएंगे सर सेंट लॉरेंस नदी करती है। और भारत में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण कौन करती है, तो आप बताएंगे सर नर्मदा नदी करती है। अब देखिए, या तो नदी एस्चुरी बनाएगी या नदी क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। अब डेल्टा में क्या होता है, नदी देखिए डेल्टा भी क्या अलग अलग प्रकार के बनाते हैं। डेल्टा एक क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। डेल्टा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने दिया था, हेरोडोटस ने दिया था। ठीक है, ये सबसे पहले हेरोडोटस ने दिया था डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, ये होता है, डेल्टा क्या होता है, एक पिरामिड के जैसे आकार का होता है। ठीक है, पिरामिड आकार जैसे होता है डेल्टा, ये क्षेत्र है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले ग्रीक भाषा में हेरोडोटस थे। ठीक है, लेकिन अब जब नदी डेल्टा बनाएगी तो या तो वो नदी डेल्टा बनाएगी, जैसे एक नदी जा रही है, ये नदी है। ठीक है, अगर कोई नदी अलग अलग वितरिकाओं में ऐसे बढ़ जाती है, उसका अलग अलग वितरिकाओं में ऐसे बढ़ जाती है और वितरिका ऐसे बन जाती है, ये देखिए आप। ठीक है, ये क्या है, पंखाकार है। कैसा है, चापाकार भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, या पक्षी के चापाकार कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, देखिए आप, मैं बता देता हूँ आपको, देखिए आप। ठीक है, या तो एक तो चापाकार लेंगे, चापाकार लेंगे, एक बनाती नदी जैसे आ रही है और उसे, ये तो चापाकार हो गया। जब नदी आ रही है और अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, अलग अलग प्रकार की छाप बना देती है, तो वो चापाकार हो गई। जैसे अब चापाकार में हम बात करूं तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदी यही बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा चापाकार के रूप में। ठीक है, लेकिन अब सर बात करें कि एक नालियों के रूप में ऐसे अलग अलग बन जाए, ये अलग अलग बन जाए, ऐसे यूं अलग अलग बन जाए। ठीक है, मतलब क्या है कि मुख्य नदी एक छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है, तो एक पक्षी के पंजे के समान पंखाकार होता है, पक्षी के पंजे के समान। तो आप लिख सकते हैं पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। और विश्व में कौन करती है, मिसिसिपी मिसौरी करती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी करती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी
विश्व में पक्षी के पंजे के समान डेल्टा का निर्माण करती है, एक नलिकाओं के रूप में, ठीक है। जबकि एक अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, वो चापाकार है, गंगा ब्रह्मपुत्र ये चापाकार डेल्टा बनाती है। जबकि मिसिसिपी मिसौरी नदी क्या बनाती है, पक्षी के, ठीक है, पक्षी के पंजे के समान डेल्टा का निर्माण करती है। एक होता है, आप बताएंगे सर एक क्या होता है, देखिए एक और मैं बात कर लूँ, ये देखिए आप, अगर मैं बात करूँ परित्याग की बात करूँ, परित्याग डेल्टा की मैं बात करूं, परित्याग डेल्टा का मतलब ये होता है कि मुख्य डेल्टा को छोड़कर कोई नदी मुख्य डेल्टा को छोड़कर अपने उस मार्ग से विचलित होकर दूसरे मार्ग पे आ जाती है, ठीक है, यानी जल परिवर्तित करती है। परिवर्तन करने वाली नदी मुख्य मार्ग से दूसरे मार्ग पर आकर और दूसरे डेल्टा का निर्माण करती है, पहले वाले का त्याग कर देती है, यानी परित्याग डेल्टा की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मतलब अपना जल परिवर्तन करने वाली नदियाँ करती हैं। जैसे हम बात करें चाइना की हांगकांग नदी है ना, हवांगो नदी, ये देखिए आप, चाइना की हवांगो नदी, ठीक है। तो आप क्या समझ पाए, देखिए आप दोबारा देख लीजिए मैं क्या समझा रहा हूँ। ये पर्वत श्रेणी है, नदियों का उद्गम होता है किसी पर्वत श्रेणी से, जब वो एक धारा के रूप में, एक निश्चित धारा के रूप में बहती है, उसे हम अपवाह कहते हैं। फिर धारा के रूप में बह रही है और उसमें कोई सहायक नदियाँ आ रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र कहलाएगा। और इसी अपवाह तंत्र में ही ध्यान रखेंगे, इसी क्षेत्र में क्या होता है, तो आप बताएंगे सर इसी क्षेत्र में क्या बनते हैं, संगम बनते हैं, दो नदियों का संगम यहीं पर बनता है, ठीक है। और यहीं पर दोआबों का निर्माण होता है। दोआब, दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो दोआबों का, देखिए दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दोआब। और एक नदी ये मिल रही है और एक इसके पास में मिल रही है, तो ये दोनों पास में मिल रही है, तो ये क्या हो गया, संगम हो गया। तो संगम का निर्माण और दोआबों का निर्माण अपवाह तंत्र में होता है, ठीक है। फिर नदी आगे जा रही है और किसी ढाल के, देखिए पूरा ढाल के अनुसार, चारों ओर की नदियां ढाल के अनुसार पूरे एक समतल ढाल के अनुसार बह रही है, ठीक है। एक ढाल है, एक धरातली क्षेत्र है, उसका ढाल है, उसके अनुसार सारी नदियां बह रही हैं, तो वो क्या आएगा, पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, बेसिन कहलाएगा, ठीक है। मतलब इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को शामिल करने के बाद ये तीनों क्षेत्र शामिल कर ली जाए तो वो किस में आ गए, अपवाह बेसिन में आ गए। मैं अभी और समझाऊंगा बेसिन को, ठीक है। तो अब फिर आगे नदियाँ चलेगी अपवाह बेसिन में, यानी यहाँ मैदान भी आ जाते हैं अपवाह बेसिन में। यहाँ क्या हो जाते हैं, मैदानों का निर्माण भी हो जाता है अपवाह बेसिन, यहाँ मैदान आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, संगम और दोआब आ जाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट नदियाँ बहती है, ठीक है। अब देखिए फिर नदियाँ आगे चलेगी, या तो नदी क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, या बनाएगी एस्चुरी। अगर नदी अपने मुहाने पर जब जाती है तो उसका ढाल वहाँ कम हो जाता है और वो अपने अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है और नदियों का और मिट्टियों का कटाव करती है, तो वो क्या बनता है, डेल्टा बनता है। बात समझ पा रहे हैं। और एक तिरवा नदी आ रही है डायरेक्ट ढाल के अनुसार, तिरवा आ रही है एकदम से, और वहाँ पर उसके मुहाने पर ढाल एक ज़्यादा है, तो वो सीधी कंकड़ पत्थरों को सीधा ले जाएगी अपने मुहाने पर और खाड़ी और सागर में डालेगी। तो वो जो कंकड़ पत्थरों का जो क्षेत्र बन जाता है वो क्या बन जाता है, एस्चुरी बन जाता है। तो या तो एस्चुरी बनाएगी या डेल्टा बनाएगी। अब एस्चुरी में अगर मैं बात करूँ, कंकड़ पत्थर जब साथ मिलाती है तो विश्व में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी कहाँ बहती है, उत्तरी अमेरिका में बहती है, ठीक है। 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स जो महान झीलें कनाडा और यूएसए के बीच में वहाँ से निकलती है, ठीक है। और भारत में सबसे बड़े अगर एस्चुरी की बात करूँ तो कौन सी नदी करती है, तो आप बताएंगे सर भारत में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी करती है, ठीक है, नर्मदा नदी करती है। ऐसे बात मैं डेल्टा की करूँ कि डेल्टा की अगर मैं बात करूँ, देखिए आप डेल्टा की मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सबसे पहले डेल्टा के बारे में बताने वाले हेरोडोटस है। ये एक पिरामिड नुमा होता है, पिरामिड जैसा होता है, ठीक है। तो सर डेल्टा भी देखिए अलग अलग प्रकार का होता है। जब नदी आ रही है और अलग अलग गेप बनाकर, जब वो नदी गेप बनाकर किसी वितरिका का निर्माण करती है तो वो चाप की जैसे हो गया, अलग अलग चाप लगा रहे हैं, ऐसे अलग अलग चाप लगा रहे हैं, ठीक है। एक चाप ये लगा दिया, फिर ये चाप लगा दिया, ये चाप लगा दिया, ये चाप लगा, ऐसे चाप बनाती है। तो चापाकार प्रकार का जो डेल्टा बनाती है, भारत की मुख्य नदियाँ लगभग ऐसे बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ, कावेरी कृष्णा, ठीक है, चापाकार बनाती है। अगर नदी किसी चाप के रूप में नहीं आए और सीधी नलिका के रूप में बहे, डायरेक्ट ऐसे नलिका के रूप में आए, तो वो क्या होता है, पक्षी के पंजे के समान होता है। और विश्व में पक्षी के पंजे के समान डेल्टा का निर्माण करने वाली मिसिसिपी मिसौरी नदी है, जो कहाँ बहती है, उत्तरी अमेरिका में बहती है। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ठीक है।
अब बात करें परित्याग की, बात करें परित्याग डेल्टा क्या होता है। परित्याग डेल्टा ये होता है दोस्तों, जब एक नदी जब जा रही थी अपने मुख्य मुहाने से अलग होकर दूसरी विपरीत दिशा में चली जाती है, यानी जल का परिवर्तन कर देती है और वहाँ डेल्टे का निर्माण करती है, वो परित्याग डेल्टा बनाती है। हवांगो नदी चीन में बहती है, इसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, पीले सागर में गिरती है, ठीक है, तो पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये नदी बनाती है, परित्याग डेल्टे का निर्माण करती है। अब आप कुछ बात और समझ पाएंगे, देखिए क्या समझेंगे आप, एक बात और ध्यान रखेंगे क्या, अगर मैं उद्गम वाले क्षेत्र ए प्लस बी कौन सा है, अपवा तंत्र, और सी वाला कौन सा है, अपवा बेसिन, ठीक है, अपवा बेसिन। अगर हम ए बी सी, ये ए क्षेत्र और ये बी, ठीक है, इन क्षेत्रों को जोड़ दूं तो आप बताएंगे सर इन तीनों को जोड़ने के बाद में क्या बनेगा, अपवा क्षेत्र बन जाएगा। इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने के बाद में जो क्षेत्र बनेगा वो क्या बनाएगा, अपवा क्षेत्र। अपवा क्षेत्र में उद्गम भी आ जाता है, देखिए मैंने उद्गम को शामिल नहीं किया लेकिन उद्गम भी आ जाएगा, अपवा तंत्र भी, अपवा भी आ जाएगा, अपवा तंत्र भी आ जाएगा, अपवा बेसिन भी आ जाएगा। ये सारे क्षेत्र किस में आएंगे, अपवा क्षेत्र में आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर ये इसमें आएंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होगा, अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद में कौन सा होगा, अपवा बेसिन, ठीक है। उसके बाद में कौन सा होगा, आप अलग है सर, अपवा तंत्र होगा। उसके बाद में कौन सा होगा, तो आप बताएंगे सर अपवा होगा। इस प्रकार से आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इनमें से बड़ा क्षेत्र कौन सा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, अपवा क्षेत्र, फिर अपवा बेसिन, अपवा तंत्र, ठीक है, ये अपवा तंत्र है और ये अपवा है। इस प्रकार से इनका क्रम भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, और इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अपवा क्षेत्र बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब बात समझ पा रहे होंगे। ये नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि नदी डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है और कैसे आती है और किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ बात और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक में। देखिए आप नदियों में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, मैं बेसिक और बात करूँ, ये देखिए आप और बात करूँ मैं बेसिक की, तो आप एक बात और ध्यान रखेंगे। जैसे एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, आप समझ पा रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में ध्यान से समझे आप, इस क्षेत्र में अगर एक नदी देखिए आप, ये नदी है, ढाल के अनुसार आ रही है, ये नदी की वितरिका ढाल के अनुसार आ रही है। इधर से भी नदियाँ की नदियाँ ढाल के अनुसार आ रही है। इधर की नदी इधर ढाल के अनुसार चलेगी वितरिका है, ये वितरिका ढाल के अनुसार ये आ गई, ठीक है, और यहाँ से एक मुख्य नदी का निर्माण हो गया। ये देखिए आप, ये देखिए आप, तो आप बोलेंगे सर ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये उठा हुआ भाग, ये जो उठा हुआ भाग है, ये जो भाग, ये उठा हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग है, ये जो उठा हुआ भाग है, आप ध्यान से समझे, ये ढाल के अनुसार नदियाँ आ गई, इधर ढाल के अनुसार नदियाँ आ गई, ठीक है, वितरिका बन के। जो बीच में जो उठा हुआ भाग है, ये क्या है, जल विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है, जल विभाजक, जल विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। जो बीच में उठा हुआ भाग हो, जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। अब आप बताएंगे सर जब नदियाँ ये आ रही थी, देखिए आप, ये जो नदी है, ये नदी है, ये हमारी माना की मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है। तो इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र से ये क्या कर रही है, जल ग्रहण कर रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस क्षेत्र से, यानी मैं लिख देता हूँ, इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र से क्या करती है, जल का ग्रहण करती है। जल क्या करती है, ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है, ठीक है। तो ये क्षेत्र क्या हो गया, जल ग्रहण क्षेत्र हो गया, जल ग्रहण क्षेत्र हो गया, क्योंकि ये इन दोनों क्षेत्रों से जल का क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो ये क्षेत्र क्या हो गया, जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। फिर ये मुख्य नदी जब बह रही है, ये मुख्य नदी हो गई, ठीक है। तो अब देखिए ये जल इधर आया और ये जल है, लेकिन यहाँ से फिर ये उठा हुआ भाग इधर चला गया, नदी इधर चलेगी, तो ये बीच में जो उठा भाग है, ये क्या है, जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। ऐसे मुख्य नदी है। अब आप बोलेंगे सर इस पूरे क्षेत्र को किस नाम से जानेंगे, इस क्षेत्र को, जब नदी इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो इस पूरे क्षेत्र को किस नाम से जानेंगे, या इस क्षेत्र पूरे क्षेत्र को किस नाम से जानेंगे। तो पूरे, अगर मैं क्षेत्र की मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे,
अपुआ बेसिन कहेंगे, अपुआ क्या कहेंगे, बेसिन कहेंगे। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, अपुआ बेसिन कहेंगे। देखिए आप नदी, ये जल वितरिका इधर आ रही और जल वितरिका इधर आ रही, जल ग्रहण हो रहा है यहाँ पर, ये जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। फिर नदी आगे आ रही है, इस पूरे क्षेत्र को कहेंगे अपुआ बेसिन, और बीच में जो उठा हुआ भाग उसको कहेंगे जल विभाजक। बात समझ पा रहे हैं? इतना ध्यान रखेंगे कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, जल विभाजक क्षेत्र क्या होता है, और अपुआ बेसिन क्या होता है, ठीक है। और जल विभाजक की मैं भी बात करूं, देखिए आप, जल विभाजक की मैं बात करूं, देखिए आप ध्यान से देखिए, जल विभाजक की मैं बात करूं तो आप ध्यान इतना रखेंगे, जल विभाजक में इतनी बात ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, देखिए उत्तर के विशाल मैदान में जल विभाजक का काम करता है अंबाला, हरियाणा का अंबाला क्षेत्र और चंडीगढ़ क्षेत्र। उत्तर के विशाल मैदान में जल विभाजक का काम करते हैं, उत्तर जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ जल विभाजक का काम करते हैं अंबाला और चंडीगढ़ क्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, सहारनपुर, ये क्षेत्र करते हैं, ठीक है। और राजस्थान में जल विभाजक का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे सर अरावली करती है। जल विभाजक का मतलब समझ गए ना, एक क्षेत्र है, उसके उठा हुआ भाग है, मान लो इधर वाली नदियाँ इधर जा, इस साइड में जाएंगी, पूर्व वाली पूर्व में जाएंगी, पश्चिम वाली पश्चिम में जाएंगी, या उत्तर वाली उत्तर में, या दक्षिण वाली दक्षिण, मतलब अलग अलग दिशाओं में जाएंगी, वहाँ से जल का विभाजक हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान में कौन करती है, तो आप बताएंगे सर अरावली करती है। क्या करती है, अरावली करती है। और मध्य भारत में जल विभाजक का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे सर विंध्याचल करते हैं। विंध्याचल मध्य भारत में जल विभाजक का काम करता है, और अरावली राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। और उत्तर विशाल मैदान में कौन करता है जल विभाजक का काम, तो आप बताएंगे अंबाला, चंडीगढ़, सहारनपुर वाला क्षेत्र करता है, ठीक है। और ये जो ये बात करूँ मैं दक्षिण भारत की, मैं बात करूँ तो दक्षिण भारत में जल विभाजक का काम कौन करता है, पश्चिमी घाट करता है। पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं, सिंहाद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत में करता है पश्चिमी घाट है, और राजस्थान में कौन करता है, अरावली करती है। विंध्याचल मध्य भारत में करता है, और चंडीगढ़ और अंबाला ये करता है उत्तर के विशाल मैदान में। तो ये जल विभाजक का काम है। बात समझ पा रहे हैं, ये जल विभाजक है। आप समझ पाए होंगे जल विभाजक क्या होता है। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, नदियाँ अपनी वितरिकाओं से जल ग्रहण करती है। कौन कौन से क्षेत्र से जल ग्रहण करती है, ये क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र है। फिर मुख्य नदी का निर्माण हो जाता है। और इधर जल ग्रहण क्षेत्र, ये जल ग्रहण क्षेत्र बीच में उठा हुआ क्षेत्र है, तो वो क्या कहलाएगा, जल विभाजक। और इस जल ग्रहण क्षेत्र वाले उस पूरे भाग को, जहाँ मुख्य नदी का निर्माण भी हो जाता है और जल ग्रहण क्षेत्र भी शामिल, तो उसको कहेंगे अपुआ बेसिन। तो बात समझ पाए होंगे आप, तो इतनी बात समझेंगे आप, ठीक है। अब चले आगे, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, अब मैं थोड़ा आगे और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए आप, इनके बाद में और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, प्रतिरूप और ध्यान रखेंगे। नदियों का प्रतिरूप, यानी बेसिनों का रूप कैसा है, बेसिन प्रतिरूप कैसा है, ठीक है। प्रतिरूप देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आप प्रतिरूप में एक बात ध्यान रखेंगे। मैं नंबर 1 की बात करता हूँ, आप अलग अलग प्रतिरूप ध्यान रखेंगे। मैं 1 नंबर प्रतिरूप की बात करूँ, देखिए एक प्रतिरूप होता है अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, ठीक है। और मैं इधर एक प्रतिरूप लिख रहा हूं अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। बात समझ पा रहे हैं, यानी नदियां जब द्रोणियां बह रही हैं, बेसिन को ही क्या कहते हैं, द्रोणी कहते हैं, ठीक है। जब नदियां बह रही है और अपना बेसिन बनाती है, तो किस प्रकार का बेसिन बनाती है, ठीक है। तो अलग अलग प्रतिरूप बनाती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं, एक तो बात करता हूं मैं नंबर 1 अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई क्षेत्र है अभिकेंद्रीय, जैसे कोई झील है या गर्त है, गर्त है या ये कोई झील है, ठीक है। तो इस गर्त में या इस झील में इस केंद्र की ओर कोई नदियां आ रही है, ठीक है। केंद्र की ओर कोई नदियां आ रही हैं ऐसे, या गर्त की और दिशाओं की ओर नदियां आ रही हैं, तो ये क्या है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप है, ठीक है। कोई गर्त है और गर्त में कोई नदियां आ रही हैं ढाल के अनुसार, केंद्र की ओर आ रही है, तो वो क्या हो गया, अभिकेंद्रीय। तो सर इसका अगर मैं उदाहरण देखूं अभिकेंद्रीय का, तो उदाहरण की अगर मैं बात करूं कि अभिकेंद्रीय का उदाहरण देखिए, एक तो आप बताएंगे सर अभिकेंद्रीय में सांबर झील है, राजस्थान में सांबर झील है, इसी का उदाहरण है। सांबर झील में नदियां आती हैं, इसी का उदाहरण है। एक मणिपुर में लोकटक झील है, मणिपुर में लोकटक झील,
ये दोनों उदाहरण किसके, अभिकेंद्रीय उदाहरण है। ठीक है, मतलब सांबर झील में भी नदियाँ केंद्र की ओर आती हैं, लोकतक झील में भी ऐसा ही होता है। तो ये दोनों उदाहरण ध्यान रखें कि सांबर झील की नदियाँ और लोकतक झील में गिरने वाली ये नदियाँ। आगे हम नदियों की बात करेंगे, फिलहाल हम प्रतिरूप की बात करें। तो ये कौन सा प्रतिरूप जो केंद्र की ओर आता है, अभिकेंद्रीय। अब मैं बात करूँ अपकेंद्रीय की। अपकेंद्रीय में क्या होता है, जैसे ये कोई क्षेत्र है, उठा हुआ क्षेत्र है, ये देखिए आप, या कोई पठारी क्षेत्र है, पठार या उठा हुआ भाग, ये इसमें क्या होता है कि नदियाँ जैसे अलग अलग दिशाओं में जाती है, ऐसे अलग अलग दिशाओं में जाती है, मतलब केंद्र से अलग दिशाओं में जाती है, केंद्र से अलग दिशाओं में जाती है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाएगा। तो अपकेंद्रीय प्रतिरूप का सर उदाहरण देखें, अगर मैं इसका उदाहरण देखूं तो आप बताएंगे सर रांची का पठार, रांची का पठार है, अमरकंटक, अमरकंटक पठार, रांची का पठार और अमरकंटक यानी मैकाल पठार, ये सब किसके उदाहरण, इसके उदाहरण। अब देखिए अमरकंटक से देखिए आप, अमरकंटक से देखिए आप, ये अमरकंटक है, ये क्या अमरकंटक है, यहाँ से उत्तरी भाग में नदी जाती है, वो सोन नदी जाती है। ठीक है, इसके दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, पूर्वी भाग में जाती है, वो कौन सी नदी है, महानदी जाती है। यहाँ से एक नदी निकलती है महानदी, एक नदी इसके पश्चिम भाग में जाती है, उसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आगे आप, नर्मदा नदी, समझ पा रहे आप, ये नर्मदा नदी। इस हिसाब से क्या है कि अलग अलग दिशाओं में जा रही नदियाँ, केंद्र से बाहर जा रही है। ठीक है, तो सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी, ये सब नदियाँ क्या है, यानी केंद्र से अलग दिशाओं में जाए उसको अपकेंद्रीय, और केंद्र की ओर आए उसको अभिकेंद्रीय। तो ये प्रतिरूप आप ध्यान रखेंगे, कौन सा प्रतिरूप कहाँ बन रहे हैं। इसके अलावा और प्रतिरूप देखें, मान लो और प्रतिरूप देखें, तो इसके अलावा और प्रतिरूप देखें, देखिए आप, एक होता है पत्ताकार, एक होता है पत्ताकार और एक होता है वृक्षाकार। एक होता है वृक्षाकार, एक होता है पत्ताकार और एक होता है वृक्षाकार। बात समझ पा रहे हैं, ये देखिए आप 3 और 4। सर पत्ताकार कैसा होता है, जैसे एक नदी जब बह रही है, ये नदी बह रही है, ठीक है, बात समझ पा रही है, नदी बह रही है, और इस नदी में साथ में एक सहायक नदी ऐसे मिलती है, समानांतर नदी सहायक ऐसे मिलती है, समानांतर नदी ऐसे मिलती है, सहायक नदियाँ ऐसे नदी मिलती है। ठीक है, ये क्या है, पत्ताकार है, यानी नदी बह रही है और समानांतर नदी जाकर उसमें मिलती है सहायक नदियाँ, तो ये ऐसा क्षेत्र क्या है, पत्ताकार है। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा देखिए आप, ऐसा भ्रंश घाटियों में, घाटियों में होता है। ऐसा प्रतिरूप कहाँ होता है, भ्रंश घाटियों में होता है। जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ, जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पत्ताकार प्रकार का ही बनाती है। ठीक है, तो भ्रंश घाटियों में ऐसा ही होता है, सीधी नदियाँ साथ में जाती हैं, समानांतर मिल जाती है, तो पत्ताकार जो प्रारूप बनाती है नर्मदा और ताप्ती, आप ध्यान रखेंगे। और जब नदियाँ पढ़ेंगे इस बारे में और डिटेल से बात करेंगे। एक बार हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, वृक्षाकार की मैं बात करूँ तो वृक्षाकार में बताएंगे सर, जैसे नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, इसमें एक सहायक नदी मिल रही, फिर सहायक में नदी और सहायक में मिल गई ये, फिर इसमें एक सहायक नदी मिल रही, ये मिल गई इसमें। ठीक है, इसमें एक सहायक नदी मिल रही है, इसमें ये मिल गई। इस प्रकार से ये नदियाँ आगे चलती रहेंगी। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए, इसमें ऐसे नदियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, एक वृक्ष के प्रकार का ये निर्माण करेंगे। ये कहाँ देखने को मिलता है, अगर मैं इसके उदाहरण की मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर ऐसा उदाहरण कहाँ मिलता है, यानी दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ ऐसा ही बनाती हैं। जैसे आप बात करें, जैसे गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ऐसे ही बनाती हैं। कैसा प्रतिरूप बनाती हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है ये नदी है दक्षिण भारत की। ठीक है, और भ्रंश घाटी में बहने वाली बनाती है, पत्ताकार बनाती हैं। बात समझ पा रहे हैं। इसके अलावा सर और प्रतिरूप देखें तो देखिए आप, और प्रतिरूप देखें तो, और प्रतिरूप की बात करें तो देखिए आप, एक तो होता है आयताकार, एक होता है आयताकार, ठीक है, और एक होता है वृत्ताकार। ठीक है, आयताकार देखिए आप, आयताकार क्या होता है, जैसे एक नदी बह रही है, ये नदी बह रही है,
ठीक, ये नदी बह रही है, ये देखिए आप नदी बह रही है, ठीक है। इस नदी में क्या होता है, एक सहायक नदी मिल गई और इसमें ये सहायक नदी मिल गई, इसमें ये सहायक नदी मिल गई, इसमें ये सहायक नदी मिल गई, ये इसमें मिल गई, ठीक है। फिर इसमें ये सहायक नदी मिल गई, इसमें ये मिल गई। कहने का मतलब ये इसमें मिल गई, ये इसमें मिल गई और ये इसमें मिल गई। समझ पा रहे हो आप? मतलब एक वर्ताकार आयताकार बनाएगी, आयत की जैसे निर्माण करेगी, ठीक है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलता है? तो आप बताएंगे सर ऐसा प्रतिरूप है, ऐसा प्रतिरूप है पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? पठारी क्षेत्रों में, जहाँ पर सर्वाधिक दरारें पड़ी हुई हैं। दरारें, सर्वाधिक दरारें वाले क्षेत्र हो यानी पठारी क्षेत्र हो, वहाँ का प्रतिरूप कैसा होता है? आयताकार होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वृत्ताकार की मैं बात करूं तो वृत्ताकार में देखिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में एक सबसे बड़ा उदाहरण लेते हैं दक्षिण भारत में, जैसे ये ऊटी की बात करते हैं। ये ऊटी है, ऊटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। ये ऊटी तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। ऊटी जो पर्यटक स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी में, यहाँ से एक नदी निकलती है, पाईकारा नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? पाईकारा नदी निकलती है। और वो पाईकारा नदी यहाँ से निकलने के बाद में ऐसे ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, ठीक है। एक वर्ताकार रूप में बनाती है, ऐसे वर्ताकार रूप बनाती है, ठीक है। ऐसे वर्ताकार बनाती है। उस नदी का नाम क्या है? पाईकारा नदी, पाईकारा नदी। ये पाईकारा नदी, ठीक है, ये जो है क्या कैसा रूप बनाती है? वर्ताकार बहती है, यानी पर्वत श्रेणी से निकलती है फिर वर्त के रूप में ऐसे बहती है, ठीक है। तो इसमें सहायक नदियाँ भी मिलती हैं, ऐसे डायरेक्ट सीधी नदियाँ मिलती हैं, सहायक नदियाँ ऐसे, ठीक है। सहायक नदियाँ छोटी छोटी वितरिकाएँ मिलती है और खुद ये वर्ताकार रूप आकार का निर्माण करती है। पाईकारा नदी नीलगिरी की पहाड़ी में ऊटी में बहती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। यहीं पर पाईकारा नदी जब बहती है, यहीं पर इस पाईकारा नदी के पास में ये क्या है? मुथुमलाई, मुथुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। मुथुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में, जो हाथियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये हाथियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है। एक होता है, जैसे अब मैं बात करूँ और एक और बात कर लेते हैं, समानांतर। देखिए आप एक और बात करते हैं, एक होता है समांतर, समांतर प्रतिरूप की बात करें। समांतर प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलता है? तो देखिए दक्षिण भारत में समांतर प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण भारत में, जैसे ये मैप है, दक्षिण भारत में कहाँ देखने को मिलता है? आप ध्यान से देखिए आप, दक्षिणी भारत में ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये पश्चिमी तट है, ठीक है। पश्चिमी तट पर यहाँ पर एक सह्याद्री पर्वतमाला, ये देखिए आप, ये क्या है? सह्याद्री पर्वतमाला। कौन सी है? पश्चिमी तट है, ठीक है। पश्चिमी तट, यहाँ पर कौन सा है? सह्याद्री पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सह्याद्री पर्वत है। और इस सह्याद्री पर्वत से क्या है कि नदियाँ डायरेक्ट ऐसे बनती है, ऐसे डायरेक्ट नदियाँ इसमें गिरती है, ऐसे एक समानांतर बनाती हैं। बात समझ पा रहे हैं? इस पश्चिमी तट से डायरेक्ट नदियाँ सीधी गिरती है कहाँ? अरब सागर में, एक समानांतर रूप में गिरती है अरब सागर में। तो ये जो नदियाँ है, तो आप बताएंगे पश्चिमी तट या सह्याद्री पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, एक समानांतर का आकार का निर्माण करती है, तो वो प्रतिरूप कैसा है? तो आप बताएंगे सर समानांतर प्रतिरूप है। जो समांतर प्रतिरूप वो कहाँ बनता है? दक्षिण भारत में बनता है। तो ऐसे प्रतिरूप आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नदियों का प्रतिरूप ऐसे ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं, नदियों के प्रतिरूप के बाद में हम बात आगे करते हैं। अब देखिए आप, अब हम बात करते हैं अपवाह। अपवाह में तंत्र की बात करूंगा। अपवाह तंत्र देखिए आप, नदियों के ढाल के अनुसार, नदियों के बेसिन में अलग अलग प्रकार का अपवाह तंत्र होता है। जैसे कोई ढाल के अनुसार नदी बह रही, कोई ढाल के विपरीत बह रही। तो अपवाह तंत्र का विभाजन अगर मैं करूं तो आप बताएंगे सर अपवाह तंत्र देखिए आप, एक तो होता है, जैसे एक तो नदियां होती है कैसे, नदियों की अगर मैं बात करूं, एक तो होती है अनुवर्ती, एक तो नदियां होती है अनुवर्ती और एक होती है अनानुवर्ती। एक तो अनुवर्ती और एक नदियां होती है अनानुवर्ती। एक तो नदियाँ होती है अनुवर्ती और एक होती है अनानुवर्ती। अनुवर्ती नदियाँ वो होती है जो ढाल का अनुसरण करती है और अनानुवर्ती नदियाँ वो होती है जो ढाल का अनुसरण नहीं करती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये ढाल का अनुसरण करती हैं,
ढाल का क्या करती है, अनुसरण करती है, यानी ये ढाल के अनुसार बहती है और ये ढाल का अनुसरण नहीं करती है। ढाल का अनुसरण नहीं करती है, ये ढाल का अनुसरण नहीं करती है। ठीक है, ये ढाल के अनुसार बहती है और ये ढाल के अनुसार नहीं बहती है। ठीक है, अब जो ढाल के अनुसार जो बहती है उसे भी हम कितने भागों में बांटेंगे, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक तो होगी अनुगामी या अनुवर्ती, एक तो होगी अनुवर्ती। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, देखिए आप, अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती, ठीक है, प्रत्यावर्ती, प्रत्यानुवर्ती। ठीक है, इसको हम बांटेंगे 2 भागों में, एक तो बांटेंगे अध्यारोपित, ठीक है, और एक पूर्वगामी। अब आप देखिए, ढाल के अनुसरण जो करती है वो अनुगामी है और ढाल का अनुसरण नहीं करती वो अननुवर्ती है। ठीक है, ये अनुवर्ती। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो अनुवर्ती की बात मैंने 4 भागों में बांटे हैं, ठीक है, और अनुवर्ती अननुवर्ती में मैंने 2 भागों में बांटा है। अभी ये भी, इसका मतलब ये चारों ढाल का अनुसरण करेंगी और ये ढाल का अनुसरण नहीं करेंगी। अब आप ध्यान रखेंगे, ये क्या करती है, ढाल का अनुसरण करती है, ढाल का क्या करती है, अनुसरण करती है, अनुसरण करती है, यानी ढाल के अनुसार बहती है। और ये नदी क्या करती है, अनुवर्ती नदी में समकोण पर मिलती है, समकोण पर मिलती है। अनुवर्ती नदी में समकोण पर मिलती है, कहने का मतलब जैसे ये है, जैसे ये नदी जा रही है, ठीक, ये नदी कौन सी है, अनुवर्ती है, जो ढाल के अनुसार जा रही है। ठीक है, अनुवर्ती नदी है, ढाल के अनुसार जा रही है। और इस अनुवर्ती नदी में अगर कोई समकोण पर कोई नदी मिल रही है तो ये नदी कौन सी है, प्रवर्ती है। एंड ठीक है, और नवानुवर्ती क्या है, नवानुवर्ती क्या है, प्रवर्ती नदी में समकोण पर मिले, समकोण पर मिले। अगर इस नदी में, देखिए ये नदी, इस नदी में ये नदी मिलती है समकोण पर और इस नदी में ये समकोण पर मिलती है, यानी प्रवर्ती नदी में समकोण पर मिलने वाली नदी कौन सी है, नवानुवर्ती। तो ये नदी तो कौन सी थी, आप बताएंगे, ये नदी कौन सी थी, तो आप बताएंगे सर ये नदी थी कौन सी, ढाल के अनुसार बह रही अनुवर्ती थी। पर इसमें एक समकोण पर नदी नहीं मिलती, उसका नाम क्या है, प्रवर्ती है। और इस प्रवर्ती नदी में अगर कोई नदी और मिल रही है, ये नदी समकोण पर, वो कौन सी है, नवानुवर्ती है। देखिए सब ढाल का अनुसरण कर रही है, लेकिन इस नदी पर समकोण में ये मिल रही है और इसमें समकोण पर ये मिल रही है। अब बात करूँ प्रत्यानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती क्या, अनुवर्ती की सहायक नदी है। ठीक है, यानी अनुवर्ती नदी में उसके ढाल के विपरीत मिलती है। ये देखिए आप, ये नदी किस में मिल रही है, अनुवर्ती में मिलेगी, ध्यान रखना। अब ये इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है, ये किस में मिल रही है, पहले वाले में मिल रही है, अनुवर्ती नदी में। ठीक है, तो अनुवर्ती नदी में ये मिल रही है। ठीक है, तो जब अनुवर्ती नदी मिलेगी तो ये ढाल के विपरीत मिलेगी। कैसे, अब मैं बताऊँ आगे। जैसे ये नदी इधर जा रही है, ठीक है, इधर से कोई ढाल के अनुसार कोई नदी आ रही है और फिर वो इसमें मिल रही है, ये नदी ऐसे। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे हम, नॉर्मल बात है, कोई ज़्यादा नहीं। अनुवर्ती नदी में समकोण पर मिलने वाली कौन सी है, प्रवर्ती, और प्रवर्ती में समकोण पर मिलने वाली कौन सी है, नवानुवर्ती। और अनुवर्ती नदी में दूसरी विपरीत दिशा से आकर मिलती है, वो कौन सी है, प्रत्यानुवर्ती। लेकिन ये चारों ही नदी किसका काम करती है, ढाल का अनुसरण करती है। ये चारों नदी किसका काम करती है, ढाल का अनुसरण करती है। अध्यारोपित नदी क्या होती है, अध्यारोपित नदी है, जैसे कोई नदी, ये पहाड़ी क्षेत्र, देखिए ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहाँ कोई नदी बह रही है, ठीक है, और इसको काटती है, इस भाग को काटती है और इतना काट देती है
यानी ऊपर वाले भाग को काट देती है, किसी पठारी क्षेत्र को काट देती है, ठीक है। उसके काटने के बाद में ठोस जो पठारी क्षेत्र नीचे चट्टाने वाली उसको भी काट देती है। धीरे धीरे ऊपर वाले भाग को काट देती है, कमजोर प्लेट को, फिर धीरे धीरे चलती रहती है, कालांतर में बहती रहती है, और फिर ठोस पठारी भाग को भी काट देती है। तो वो क्या कहलाती है? अध्यारोपित नदी कहलाती है। दक्षिण भारत की नदियाँ ऐसे ही करती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ यूं ही करती है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियाँ क्या है? अध्यारोपित है, यानी पठारी क्षेत्र को काट दिया। ऊपर वाले भूभाग को काटने के बाद में मुख्य रूप से जो पठारी भाग है तो ठोस लावे से निर्मित है, उसको भी धीरे धीरे काटना प्रारंभ कर देती है। वो क्या है? अध्यारोपित नदियाँ हैं। और दक्षिण भारत की सभी नदियाँ क्या है? अध्यारोपित ही है। पुरोगामी क्या होता है? जैसे एक नदी थी, ठीक है, एक पहले से नदी बह रही थी, ठीक है, एक नदी पहले से बह रही थी और वहाँ पर किसी उत्थान के कारण कोई पर्वतीय श्रेणी का निर्माण होता है, ठीक है, और नदियाँ फिर क्या वापस नदियाँ वहीं बहेंगी, अपना जल मार्ग परिवर्तन नहीं करेंगी, तो धीरे धीरे उस पर्वत श्रेणी का उत्थान होता रहेगा। बीच में क्या नदियाँ बहती रहेंगी, कालांतर में भी बहती रहेंगी, धीरे धीरे बहती रहेंगी। कहने का मतलब क्या है? ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है, फिर यहाँ से उत्थान होता है और कोई पर्वत श्रेणी का उत्थान होता है, नदियाँ अपने स्थान पर बहती रहेंगी बीच में, ठीक है, ये बीच में बहती रहेंगी, ठीक है, ये रुकेंगे नहीं, फिर ये उत्थान ऊपर चल जाता रहेगा, फिर भी ये नदियाँ बहती रहेंगी, ठीक है। ऐसी नदियाँ क्या है? पुरोगामी है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं हिमालय की नदियाँ हैं, जब हिमालय का उत्थान हुआ उससे पहले की बह रही है, फिर हिमालय का धीरे धीरे और उत्थान हो रहा है, तो नदियाँ तो आ रही है, चलती रहेंगी अपने मार्ग पर, उत्थान होता रहेगा, चलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे होती है पुरोगामी नदियाँ, जो पहले से बह रही थी अभी भी वैसे बह रही है। पुरोगामी हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ ये क्या है? पुरोगामी। तो आप इसमें कह सकते हैं सिंधु नदी कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कह सकते हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये सब क्या है? आप बताएंगे सर ये सब क्या है? पुरोगामी नदियाँ हैं जो पहले से बह रही हैं, ठीक है, इस पर इनका कोई उत्थान का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या है? किसी ऊपर वाली परत को काटने के बाद में किसी ठोस भाग को भी काटने लग जाती है, तो ये क्या? आधारोपित नदी। ये तो दक्षिण भारत में बहती है और वो हिमालय की नदी है, ठीक है। और ये चार जो मैंने बताया ये क्या करती है? ढाल का अनुसरण करती हैं, और ये ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। तो अपवाद अंतर दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। ढाल के अनुसार देखें तो एक तो ढाल का अनुसरण और एक ढाल का अनुसरण नहीं करती है। तो आप समझ पाए होंगे इस बात को कि ढाल के अनुसार कौन कौन सी है। ढाल के अनुसार इन चार में बात कर लिया, और ढाल का अनुसरण नहीं करती वो दो की बात मैंने की है। तो ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत की नदियाँ किस प्रकार के ढाल का अनुसरण करती हैं। तो आप बताएंगे ढाल का अनुसरण करती है नहीं है। ढाल का अनुसरण कहाँ करती है? क्योंकि ये नदियाँ क्या है अपने आप में, ये पुरोगामी और ये क्या अध्यारोपित है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे और ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रतिरूप की बात हमने कर ली, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बात कर लिया। देखिए हमने क्या क्या बात की है। ये देखिए आप भारत की नदियों की हमने कॉन्सेप्ट बात ये कर ली, ठीक है। नदियाँ कहाँ से निकलती है, अपवाद अंतर क्या होता है, अपवाद क्षेत्र क्या होता है, अपवाद बेसिन क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने बात की क्या, ये देखिए आप हमने बात की इसके बाद में, फिर हमने बात की ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये बताया कि नदी बेसिन क्या होता है। फिर इसके बाद में हमने बात की प्रतिरूपों की बात की, ठीक है। 5-7 प्रकार के हमने प्रतिरूप देखे हैं। प्रतिरूप के बाद में हमने क्या देख लिया, देखिए आप प्रतिरूप के बाद में हमने क्या देखा, ये देखिए ढाल का अनुसरण करने वाली और ढाल का अनुसरण नहीं करने वाली नदियाँ देखिए। अब मैं बात करता हूँ, अब देखिए आप एक बात करेंगे, आगे के पॉइंट की बात करेंगे। जल ग्रहण के आधार पर नदी द्रोणी, जल ग्रहण के आधार पर नदी द्रोणी की मैं बात करूं, ठीक है, यानी कौन कितने क्षेत्र से नदी जल ग्रहण करती है और वो कौन सी द्रोणी में आती है, ठीक है। और द्रोणी को आप बेसिन भी कह सकते हैं। तो आप बताएंगे सर अगर इनकी बात करें तो नंबर 1 में एक तो होती है छोटी द्रोणी, छोटी जो द्रोणी होती है या छोटे बेसिन होते हैं उसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना होता है, उसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना होता है। तो आप बताएंगे सर छोटी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कितना होता है, किसको कह सकते हैं। तो आप बताएंगे सर 2000 वर्ग किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से अगर कोई नदियाँ अपना जल ग्रहण कर रही है 2000 के एरिया में, तो वो छोटी नदी द्रोणी में आएगी। अगर मैं बात करूँ मध्य द्रोणी की, मैं बात करूँ मध्य नदी द्रोणी की मैं बात करूँ
तो आप बताएंगे इनका जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, 2000 से 20,000 के मध्य है वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2000 से 20,000 के बीच के क्षेत्र में अगर कोई नदी जल ग्रहण करती है तो वो मध्य में आएंगी। ठीक है, इसके बाद में बात करूँ मैं नंबर 3 की, बड़ी द्रोणी की मैं बात करता हूँ। बड़ी द्रोणी की मैं बात करता हूँ, उनका जल ग्रहण क्षेत्र कितना होता है, तो जल ग्रहण क्षेत्र उनका कितना होता है, तो आप बताएंगे सर 20,000 ठीक है, 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा अगर वो किसी क्षेत्र से जल ग्रहण कर रही है तो वो आएगी बड़ी द्रोणी में। तो आप इतना ही ध्यान रखें, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, छोटी नदी द्रोणी कौन सी है, बड़ी कौन सी है और मध्यम कौन सी है। तो बड़ी वाले के लिए तो बात करें तो कौन सा आएगा, 20,000 से ऊपर आएगा। छोटी की बात करें तो 2,000 आएगा, और मध्यम की बात करें तो 2,000 से 20,000 के बीच का जो क्षेत्र जल ग्रहण क्या होता है, मैंने बता दिया कि वितरिका, एक नदी, मुख्य नदी अपने अलग अलग वितरिकाओं से कौन कौन से क्षेत्र से जल ग्रहण करती है, तो वो क्षेत्र जल ग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो जल ग्रहण के आधार पर नदी द्रोणी की आप बात करें तो 3 प्रकार से मैंने बता दी है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखें, अगर और बात करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर चलें तो देखिए आप और कॉन्सेप्ट की बात करें इनके बाद में, तो आप नदियों में एक बात और ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। अपवाह तंत्र की मैं बात करूँ तो भारत का अपवाह तंत्र देखिए 2 भागों में बांटा गया है। कैसे, 2 भाग कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे सर एक तो हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और एक पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। एक तो हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ और एक हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। बात समझ पा रहे हैं? तो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए अब क्या पढ़ेंगे, चलो अब इसमें देखिए हम एक तो पढ़ेंगे क्या, एक तो हम इसमें पढ़ेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली, अरब सागर की ओर जाने हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। और एक इसमें बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली में हम 2 पढ़ेंगे इसमें, एक तो पढ़ेंगे गंगा तंत्र और एक पढ़ेंगे इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र पढ़ेंगे। तो हिमालय की नदियों को मैंने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बांटा। तो जो अरब सागर की ओर जाती है वो कौन सी है, सिंधु नदी है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, अपना जल ले जाती है, वो गंगा तंत्र आ गया और एक ब्रह्मपुत्र तंत्र आ गया। तो अब बताइए सर प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप में भी क्या है, एक तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदी पढ़ेंगी। ठीक है, अरब सागर की ओर जाने वाली मुख्य नदी में हम पढ़ेंगे जो प्रायद्वीप भारत की है, उसमें हम नर्मदा पढ़ेंगे। ठीक है, नर्मदा पढ़ेंगे, ताप्ती पढ़ेंगे। ठीक है, पेरियार नदी पढ़ेंगे। ठीक है, ये मुख्य नदियाँ पढ़ेंगे। और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली जो नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली जो प्रायद्वीप भारत की नदी है, उसमें हम गोदावरी पढ़ेंगे, कृष्णा पढ़ेंगे, कावेरी पढ़ेंगे। ठीक है, कृष्णा पढ़ेंगे, कावेरी पढ़ेंगे, महानदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नदियां हम पढ़ेंगे, इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। फिर छोटी नदियों को और भी शामिल करेंगे, ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रायद्वीप भारत की नदियां अरब सागर की ओर जाने वाली और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, ऐसे ही हिमालय की नदियां अरब सागर की ओर जाने वाली और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ हम पढ़ेंगे सुविधा की दृष्टि से। ठीक है, फिर एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ इनकी बात करेंगे। फिलहाल हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, कैसे नदियाँ बहती हैं, अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह बेसिन क्या होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम चलेंगे और इसको बांटेंगे। अब इनसे पढ़ने से पहले एक बात आप ध्यान रखेंगे, इनमें फ़र्क क्या है। सब मैंने बताया कि एक हिमालय की नदियाँ और एक होती है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, ये बताया मैंने। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, इनमें अंतर क्या है, तो आप बात करेंगे सर क्या अंतर है। देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, आप जब बात हिमालय की नदी होती है, एक साइड में मैं लिख रहा हूँ हिमालय की नदियाँ और एक साइड में लिख रहा हूँ मैं
एक साइड में मैं लिख रहा हूँ प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, ठीक। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, ठीक है। तो इनमें अंतर क्या है, ठीक है, इनमें अंतर क्या है मुख्य रूप से, तो अंतर की हम बात करेंगे तो अंतर क्या है, यही बात हम बात करेंगे, अंतर क्या है, इनमें अंतर क्या है, ठीक है। तो आप बात करेंगे सर अंतर इनमें ये है, देखिए मैं अंतर लिखने जा रहा हूँ, तो अंतर की अगर मैं बात करूँ तो आप बात करेंगे सर हिमालय की नदियाँ क्या है, हिमालय की जो नदियाँ हैं वो क्या है, सदा नीरा है, क्या है, नित्य वाहिनी है, यानी सदा नीरा है, ठीक है, हमेशा बहती है, नित्य वाहिनी है, सदा नीरा है। जबकि ये क्या है, मौसमी है, ये नदियाँ क्या है, मौसमी नदियाँ हैं, मौसम के आधार पर चलती है, मौसमी नदियाँ हैं। ये नदियाँ सदा नीरा हैं, ये मौसमी नदियाँ हैं। ये एक युवा नदियाँ हैं, क्या है, युवावस्था में, यानी ये युवा नदियाँ हैं, युवावस्था में नदियाँ हैं, जो नवीनतम है, क्योंकि हिमालय क्या है, नवीनतम है, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वतमाला, तो ये युवावस्था में है, ठीक है। जबकि ये पहले से बह रही है, तो ये क्या है, प्रौढ़ावस्था में है, ये प्रौढ़ावस्था में है, ठीक है, ठीक है, यानी प्राचीन रूप से बह रही है, प्राचीन, जबकि ये क्या है, युवावस्था में है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ये विसर्प का निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है यूं, ठीक है, विसर्प का निर्माण करती है। जबकि ये क्या करती है, घाटियों का निर्माण करती है, घाटियों का निर्माण करती है, ये विसर्प का निर्माण करती है, जबकि ये क्या करती है, घाटियों का निर्माण करती है, ठीक है, ये विसर्प का निर्माण करती है, ठीक है। ये गार्ज का निर्माण करती है, ये नदियाँ क्या करती है, गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है, गार्ज का निर्माण करती हैं। जबकि ये गार्ज का निर्माण नहीं करती है, ये समतल बहती है, ये गार्ज का निर्माण नहीं करती है, गार्ज का निर्माण नहीं करती है, ये समतल रूप पर बहती है। गार्ज का मतलब वो नदी ऊपर से गिर रही है, गार्ज का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो ये नदियाँ नहीं करती हैं, जबकि ये करती है, क्योंकि उच्च भाग से निकलती हैं, ठीक है। अब देखिए ये किसी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं, पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, और जबकि ये निकलती है किसी पठारी क्षेत्र से निकलती है, पठारी क्षेत्र से निकलती है, इनका उद्गम किसी पठारी क्षेत्र से होता है, जबकि उनका, ठीक है। ये नदियाँ, इनका प्रवाह क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, यानी अपवाह क्षेत्र की मैं बात करूँ, अपवाह क्षेत्र की मैं बात करूँ, तो इनका अपवाह क्षेत्र क्या है, बड़ा है, इनका क्या है, छोटा है, अपवाह क्षेत्र इनका क्या है, छोटा है, इनका बेसिन क्या है, छोटा है, ठीक है, इनका बेसिन क्या है, छोटा, जबकि हिमालय वाली नदियों का बेसिन क्या है, बड़ा है। इन नदियों की लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है, नदियों की लंबाई क्या है, लंबाइयाँ अधिक है, हिमालय की जो नदियाँ हैं उनकी लंबाइयाँ क्या है, अधिक है, जबकि प्रायद्वीप भारत में जो नदियाँ बहती है उनकी लंबाइयाँ क्या है, कम है। तो आप लिख सकते हैं लंबाइयाँ कम, इन नदियों की लंबाई क्या है, कम है, इन नदियों की लंबाई क्या है, कम है, जबकि इनकी लंबाई क्या है, अधिक है, इनका बेसिन भी क्या है, बड़ा है, इनका बेसिन क्या है, कम है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये युवावस्था में बह रही है, और जबकि ये कौन सी अवस्था में बह रही है, प्रौढ़ावस्था में बह रही है, ठीक है। ये अपने तल को पूर्ण रूप से नहीं काटी है, यानी जो इनका तल है वो पूर्ण रूप से अभी तक कटा नहीं है, अपने तल को धीरे धीरे काट रही है, जबकि ये पूर्ण रूप से अपने तल को काट चुकी है, ठीक है। ये अपने तल को पूर्ण रूप से क्या करती, काट चुकी है। अब वर्तमान में ये किनारों को काट रही हैं, वर्तमान में ये किनारों को काटते हैं, तल उनका कट चुका है, ठीक है। ये क्या है, पूर्वगामी नदी है, कैसी है, ये पूर्वगामी नदी है,
ये सब पूर्वगामी नदी है, जबकि ये क्या है, अध्यारोपित नदी है, ये अध्यारोपित नदी है, ये पूर्वगामी नदी, और जबकि ये क्या है, अध्यारोपित नदी है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि प्रायद्वीप भारत और हिमालय की नदियों का अंतर क्या है, फिर हम एक एक नदी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इतना ध्यान रखें, देखिए एक साइड पे आप ध्यान रखेंगे, दूसरा याद हो जाएगा। ये नित्यवाहिनी है, नित्यवाहिनी सदा निरय है, हमेशा बहती है, ठीक है, ये मौसम पे आधारित है। ये युवावस्था में है, तो ये कौन सी अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में है, ठीक है। यानी ये भी कह सकते हैं ये कैथी सागर के अवशेष पर बहती है, और ये कहाँ बहती है, गोंडवाना लैंड के अवशेष पर बहती है, ठीक है। और ये विश्रव का निर्माण करती है, जबकि ये विश्रव का निर्माण नहीं करती है, ये गार्ज का निर्माण भी करती है, ये गार्ज का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि ये विश्रव का करती है तो ये घाटियों का निर्माण करती है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, जबकि ये पठारी क्षेत्र से निकलती है, यानी ये उच्च क्षेत्र से निकलती है, निम्न क्षेत्र से निकलती है। अपवा क्षेत्र इनका बड़ा है, इनका अपवा क्षेत्र क्या है, छोटा है। ये नदियों की लंबाई बहुत ज़्यादा लंबी है, हिमालय से आती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियों की लंबाई क्या है, छोटी है, ठीक है। ये अपने तल को अभी तक पूर्ण रूप से काट नहीं चुकी हैं, अब तो काट धीरे धीरे क्या है, काट रही हैं, पूरा नहीं काटी है, जबकि ये पूर्ण रूप से काट चुकी हैं। और ये मुख्य तल को काटने के बाद में अब वर्तमान में क्या कर रही हैं, किनारों का कटाव कर रही हैं, ठीक है। ये पूर्वगामी है, ठीक है, ये पूर्वगामी है, और ये क्या अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत की नदियों में अंतर क्या है। बात समझ पा रहे हैं, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत की नदियों में अंतर क्या है। इसके बाद में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं, और फिर हम एक एक नदियों को पढ़ेंगे डिटेल से। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप नोट में ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, नोट, मैं थोड़ा सा नोट में बता दूं। देखिए एक क्वेश्चन आया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप बताएंगे सर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा नदी है, गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। फिर आगे भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदियों में आती है, जबकि लंबी कौन सी है, ये है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है। बात समझ में आ रही है, तो ठीक है, इतने ध्यान रखेंगे। भारत की लंबी नदी कौन सी, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी को कहते हैं, जबकि दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत की कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली एक तो नदी कौन सी है, दामोदर है, एक कौन सी है, नर्मदा, और एक कौन सी है, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये क्या बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, अरब सागर में गिरने वाली हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हिमालय की अगर पूछे अरब सागर में हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हिमालय से आने वाली अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी, तब तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि कौन सी है, सिंधु है। जबकि प्रायद्वीप भारत की बात करें, प्रायद्वीप भारत की मैं बात करूं कि प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है और सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे नर्मदा नदी है। और पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, नर्मदा नदी है, ठीक है। और भारत में पवित्र नदी की मैं बात करूँ तो गंगा ही है पवित्र नदी। भारत की पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की बात करूँ मैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे सर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, अमेजन है। कौन सी, अमेजन है। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है अमेजन। कहाँ बहती है, अमेजन बहती है दक्षिणी अमेरिका में,
और नील बहती है अफ्रीका में। नंबर 3, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका में। लेकिन विश्व की दूसरी सबसे चौड़ी नदी भी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी विश्व की सर्वाधिक चौड़ी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी विश्व की दूसरी सबसे चौड़ी नदी है। ये बहती है अफ्रीका में। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में बहती है। ये बहती है अमेजन दक्षिण अमेरिका में। और मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है उत्तरी अमेरिका में। ये विश्व की नदी। अब मैं बात करूँ एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर यांगटीसी क्यांग है। यांगटीसी क्यांग नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ बहती है? चीन में बहती है। यांगटीसी क्यांग चीन की नदी है, लेकिन ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट भारत के संदर्भ में। और विश्व की अगर मैं बात करूँ, विश्व की सबसे लंबी नदी किसकी? अमेजन की सहायक नदी है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, नॉर्मल कॉन्सेप्ट भारत के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जब आएंगे तो वहाँ मैं नदियों की बात भी करूँगा कि सर्वाधिक दर्रों से बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, और भी हम बात करेंगे, पेरियार नदी की बात करेंगे, मतलब इतने आगे क्रीड़ा वाली नदी की बात करेंगे, कौन सी नदी पर सर्वाधिक क्रीड़ाएँ प्रतियोगिता की जाती है उनकी बात भी करेंगे। ठीक है, रेन घाटी का निर्माण कौन करते हैं? गुम्फित नदी का उदाहरण कौन है? तो सारी नदियों की हम बात करेंगे। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। और अब नदियाँ हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।